So take a fresh page, put a heading that is latitude and longitudes. Latitudes and longitudes. हिंदी में हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। तो जब हम अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं तो ये होते क्या है? देखो, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, ज्योग्राफी का बड़ा इजी टॉपिक है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यहां से पूछे जाते हैं और सवाल इस तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं कि वहां पर आप क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना, इसको एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको करना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो शुरू करते हैं। तो अगर हम अक्षांश की बात करते हैं, अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि चाहे लैटिट्यूड हो और चाहे लॉन्जिट्यूड हो, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस का मतलब होता है कि ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि ग्लोब के ऊपर इन रेखाओं को मेजर कर लेते हैं, ग्लोब के ऊपर अपनी सुविधा के अनुसार किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन जानने के लिए, किसी विशेष स्थान की स्थिति जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज करते हैं कि वो लोकेशन जो होगी वो इतने डिग्री लैटिट्यूड पे होगी, इतने डिग्री लॉन्जिट्यूड पे होगी। तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो लाइन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, इमेजनरी होती हैं। इमेजनरी का मतलब ये क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो लैटिट्यूड्स क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि जो लैटिट्यूड्स हैं यानी कि जो अक्षांश हैं वो अक्षांश क्या होते हैं। तो हम कहेंगे दैट लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स। पैरेलल्स का मतलब क्या होता है कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, नमस्कार निर्मल। हाँ पीयूष, करते हैं डिस्कस इसको। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स। पैरेलल्स का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि ये क्या है, हमारे पास ग्लोब है। ये क्या है, हमारे पास ग्लोब है। तो अगर ये ग्लोब है हमारे पास तो हम कहेंगे कि यहां जो लाइंस हैं हमारी, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये जो रेखाएं होती हैं, जो पैरेलल्स होते हैं, वो पैरेलल्स कैसे होते हैं कि यहां 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे लाइन चलती रहती है, ऐसे लाइन चलती रहती है। तो हम क्या, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। और हम कहते हैं दैट दे आर हॉरिजॉन्टल टू द इक्वेटर। दे आर हॉरिजॉन्टल टू इक्वेटर। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल टू इक्वेटर है। इस बात का अर्थ यह हुआ कि लेट अस सपोज, जस्ट आप सपोज करो कि आपके पास कोई प्याज है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको ऐसे हथेली पे रखा। तो आप अगर उसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो आप चाकू लोगे और चाकू लेके उसको ऐसे बीच में काट दोगे। तो बीच में काट दोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आप कहोगे हो जाएगा। तो केवल एक ही लोकेशन हो सकती है जिस लोकेशन पे यदि आप उस चाकू को मारते हो तो वो जो प्याज है उसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम पूरी अर्थ की बात करते हैं कि कंप्लीट अर्थ है, तो कंप्लीट अर्थ अगर ये है तो हम कहेंगे कि केवल और केवल एक लोकेशन ऐसी हो सकती है कि अगर ये हमारा अर्थ है तो केवल एक लोकेशन ऐसी हो सकती है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो लोकेशन है इस पर अगर हम बीच में से काट देते हैं तो हमारी अर्थ 2 इक्वल पार्ट में, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, ये जो 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा होती है इसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर का अर्थ होता है ये क्या है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ओके, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब 0 डिग्री इक्वेटर के बाद जब हम कहते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री हम कैसे जाएंगे, तो हमने एक सीधी सी बात समझनी है, हमें एक सीधी सी बात जाननी है कि ये क्या होता है कि यहां से अगर सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम यहां 1 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दें और इस लाइन को मर्ज कर दें, मिला दें, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। यानी कि हमने क्या किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और चलते 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 हम कहां पहुंच गए, 90 डिग्री पर पहुंच गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने क्या किया कि ये जो लाइन थी वो एक लाइन ऐसी थी
जो पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रही थी, बांट रही थी। वो जो लाइन थी जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, वहां से हमने कहा कि अगर हम 1 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप समझो इसका मतलब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट है। ये एंगुलर मेजरमेंट का मतलब ये कोणीय माप है। और अगर कोणीय माप है, 1 डिग्री है तो डिग्री किसकी यूनिट होती है, कोण की यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे लैटिट्यूड्स बन जाएंगे। क्लियर हुई कहानी, क्लियर हुई बात कि हमने कहा कि जो लैटिट्यूड्स हैं और जो हमारे अक्षांश हैं, वो अक्षांश क्या है हमारे पास, कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहां से फिर ये 1 डिग्री, फिर यहां पे ये 2 डिग्री, फिर यहां पे ये 3 डिग्री और चलते चलते 90 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरीके से यहां पर भी चलते चलते 90 डिग्री साउथ। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब देखो 2-3 बातें हैं समझने की, कि हमने कहा ठीक है हमने ये देख लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे लंबा जो लैटिट्यूड होगा, अगर मैं आपसे कहूं लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड, कि सबसे लंबा अक्षांश होगा, तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है, वो भूमध्य रेखा है। कि अगर हम भूमध्य रेखा को देखते हैं तो इससे बड़ा, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे तो ऊपर चलते जाओगे तो इनकी डिस्टेंस, इनकी लेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। भाई मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, कि अगर आपके पास प्याज है तो केवल एक ही पॉइंट है उसके बीच में, जहां पे यदि आप उसको कट करते हो तो 2 इक्वल पार्ट में कट होगा। उससे ऊपर या उससे नीचे चले जाओगे तो फिर वो इक्वली कट नहीं होगा। और अगर वो इक्वली कट नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड जो है, सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है, वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है, हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। एक बात बताओ, अब वो सवाल जो पूछता है वो कैसे पूछता है, ठीक है, पेपर में मैं आगे दिखाऊंगा अभी आपको। एक बात बताओ, अगर ये सबसे लंबा लैटिट्यूड है, अगर ये सबसे लंबा अक्षांश है, तो समझने की, जानने की बात यह है कि एक लैटिट्यूड्स जो होते हैं, वेदर द लैटिट्यूड्स आर equal in length, latitudes are equal in length, अक्षांशों की लंबाई बराबर होती है। बताओ मुझे, एक बार रिप्लाई करो, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा या फिर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। मैंने कहा कि latitudes are equal in length, मैंने कहा longest latitude इज इक्वेटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंने आपसे कहा दैट latitudes are पैरेलल टू ईच अदर, अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये 3 स्टेटमेंट लिखी मैंने। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करता हूं तो मुझे पता है कि लैटिट्यूड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है, कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो लैटिट्यूड्स की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने काट दिया, ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है दैट लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर, कि सबसे लंबा जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, हमें पता है कि एक इक्वेटर ही ऐसा है जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है, लॉन्जेस्ट है, सबसे लंबा है। तीसरा मैंने कहा लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो देखो यहां पर इसकी डिस्टेंस, यहां पर इसकी डिस्टेंस, ऊपर इसकी डिस्टेंस, और जब हम नीचे इसको ड्रॉ करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इनके बीच की जो दूरी है क्या वो बराबर होती है, बताओ, वेदर दे आर इक्विडिस्टेंट और नॉट। तो हम कहेंगे हाँ,
इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। दैट लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये स्टेटमेंट हमने शुरू में ही लिख दी कि लैटिट्यूड्स क्या है, पैरेलल है। समझ आई बात? पेपर में ऐसे ही तो सवाल देता है वो, और फिर पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 और 2, 1 2 3 होंगे एस के भाई होंगे, ठीक है। फॉर्म रीओपन 99% आपके। तो लैटिट्यूड्स इक्वल नहीं होते हैं, लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर होता है, और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मैंने कहा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो एक छोटी सी बात है समझने की, एक छोटी सी चीज है जानने की, कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप एक बात बताओ कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो मैंने कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, और ये लगभग लगभग 111 होती है, एग्जैक्ट 111 नहीं होती है। होता क्या है, पूरी अर्थ जो है उस अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है, वो है अप्रोक्स 40,075 है, और अगर आप इसको 360 से डिवाइड कर देते हो तो एक बार आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है, मोबाइल होगा आप सबके पास, तो एक बार इसको डिवाइड करके देखो। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सली आपका कितना आ जाएगा, अप्रोक्सली आपका 111 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, यहां तक की बात क्लियर है कि लगभग लगभग 111 किलोमीटर है। दूसरी बात सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो जब आप पोल्स की तरफ जा रहे हो तो एक बात बताओ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी या इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती हुई जाएगी? टेल मी। बताओ। देखो, अर्थ यहां पे कैसा है, चपटा है, तो यहां पर स्लाइटली क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अगर कभी जनरली पूछता है वो कि सामान्यतः अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, ये बात कि सामान्यतः अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, करेक्ट है। बट स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। स्लाइटली डिफरेंस कब आ जाता है, जब आप इक्वेटर से और किस तरफ चलते हैं, पोल्स की तरफ चलते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है, रीजन है कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है शेप में। अर्थ का जो शेप है, पृथ्वी का जो आकार है, वो पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पर क्या है, हल्का सा चपटा है। अर्थ का शेप ऐसा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि यहां पर और यहां पर यहां पर और यहां पर क्या है, फ्लैट है, और यहां दोनों तरफ क्या है, बल्ज निकले हुए हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि अर्थ जो है उसकी शेप के लिए एक नाम यूज होता है, दैट इज जियोइड। जियोइड, जियोइड क्या होता है, जियोइड इसका मीनिंग ही होता है अर्थ लाइक। अर्थ लाइक का मतलब होता है कि पृथ्वी जैसा। तो हमारा जो अर्थ है उस अर्थ की शेप जियोइड है, तो इसलिए स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है जब हम इक्वेटर से किस तरफ चलते हैं, पोल्स की तरफ चलते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक की बात समझ आ गई भाई सभी को? ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट समझो। यहां मैंने कहा कि एक शब्द लिखा मैंने कि जो लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर लॉन्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर है तो मैं यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करूं आपका कि ये अगर ग्लोब है, ये अगर इक्वेटर है, और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये सबसे लंबा लैटिट्यूड है, तो एक बात बताओ, ये कंप्लीट अर्थ को, इट डिवाइड कंप्लीट अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? मैंने आपसे कहा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी दैट इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो आप बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इक्वेटर
डिवाइड्स द अर्थ, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, कि भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है टू इक्वल हाफ्स में। और आप याद रखेंगे कि अगर कभी भी कोई ऐसी लाइन जो पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये स्टेटमेंट क्या है? ये राइट है, ये राइट है। तो एनी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, ऐसी कोई लाइन है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। उसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको महान वृत्त कहा जाता है। उसको महान वृत्त कहा जाता है। तो लिख लो इसको, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल, महान वृत्त कहा जाता है। इट मीन्स मैं अगर एक बात लिखता हूं, मैं एक लाइन लिखता हूं, दैट ओनली लैटिट्यूड that is also great circle is equator. I am saying that only latitude that is also a great circle is equator. Whether the statement is right or wrong. मैंने कहा कि केवल भूमध्य रेखा, आप एक बात बताओ, भूमध्य रेखा अक्षांश है कि नहीं है? आप कहोगे है, भूमध्य रेखा अक्षांश है। और केवल भूमध्य रेखा ही एक ऐसा अक्षांश है जिसको क्या कहा जाता है? महान वृत्त कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपको समझ आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल है, यू कैन आस्क, पूछ लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैं लॉन्जिट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं कि लॉन्जिट्यूड में ग्रेट सर्कल होते हैं कि नहीं होते हैं। लॉन्जिट्यूड में तो बहुत सारे होते हैं, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। मैं केवल और केवल आपसे लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं अक्षांशों की पूछ रहा हूं कि केवल और केवल एक ऐसा अक्षांश जो कि महान वृत्त भी कहलाता है, और वह केवल हमारी भूमध्य रेखा है जो हमारी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, विच डिवाइड्स द कंप्लीट अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, एक बार सारे लोग रिप्लाई कर दो भाई। ओके, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कशन में चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन पे नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि अगर ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, और ये क्या है? हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अगर ये इक्वेटर है तो हम कहते हैं कि ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और ऐसे चलते चलते जब हम यहां पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, और जिसको हम क्या कहते हैं? हम यहां पर लेट अस सपोज ये लाइन मैंने मान ली, ये जो लाइन है, ये लाइन है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर मैंने एक लाइन मान ली, ये जो लाइन है ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ। यहां इसी तरीके से यहां एक लाइन है दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, और यहां एक लाइन है दैट इज 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ। ये जो 4 लाइन है, ये चारों लाइन आपको पता हो, ठीक है। और एक बार ना यार सारे लोग एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और एक जब आपकी क्लास खत्म होती है तो एटलीस्ट
शायद अच्छी लगती होगी आपको क्लास, और अगर नहीं भी लगती हो तो खराब, आपको कमेंट जरूर करके जाना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बेकार लगे, ठीक है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद अच्छा ही लगता होगा, बट एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है। और एक बार सारे लोग इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। अब देखो, ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 0 डिग्री है उसको तो हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इक्वेटर को हम कहते हैं हिंदी में, ये है हमारी भूमध्य रेखा। और उसके बाद ये जो लाइंस हैं हमारी, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा हिंदी में। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इसको हम हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। और यहां जो लाइन है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। और नीचे जो लाइन है हमारी, ये क्या है? हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, शाम की दीवानी। बेटा मैं पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो टॉपिक है, कल मैंने एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था, 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करवाई है मैंने। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में है नहीं 11th क्लास की एनसीईआरटी में, बट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अर्थ की शेप पढ़ेंगे, और फिर पहले 11th की फिजिकल ज्योग्राफी करवाऊंगा, जो सबसे टफ एनसीईआरटी है वही करवाऊंगा, ठीक है। देखो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन, ये है आर्कटिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक सर्कल। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, ठीक है, और अगर नहीं आया है तो आना चाहिए था, कि हम इन 4 लाइन को पढ़ते हैं तो क्या रीजन है कि यही 4 लाइन हम पढ़ते हैं? हमने इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ ही क्यों लिया? हमने इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ ही क्यों लिया? और इसकी जगह हम 23 भी ले सकते थे, इसकी जगह हम 25 भी ले सकते थे, इसकी जगह हम 20 भी ले सकते थे। बेसिकली रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दिस क्या है? कि रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी अर्थ ऐसे नहीं है। कि मैंने कहा कि अगर ये कंप्लीट अर्थ है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि ये इस शेप में होगा। ये क्या है? ये वर्टिकल एक्सिस है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो अर्थ क्या है कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहां पर एक एंगल बनता है, और वो जो एंगल है वो एंगल बनता है लगभग 23.5 डिग्री का। ये जो 23.5 डिग्री का एंगल है, यहां पर अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। और ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन क्या है? ये रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और ये जो रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, अर्थ यहां पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। पृथ्वी यहां पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो यहां पर ये जो टिल्ट है अर्थ का, ये टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री। और इस टिल्ट के 23.5 डिग्री होने के कारण हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लेते हैं। समझ आई बात? दूसरी बात, ये जो टिल्ट है ये फिक्स नहीं है। ये जो टिल्ट है ये फिक्स नहीं है। ये क्या होती है कि ये लाइन ऐसे चेंज होती रहती है। लेट अस सपोज, आप समझो कि यहां पर क्या है? अर्थ का टिल्ट है, और अगर अर्थ का टिल्ट यहां है तो ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे आता है। तो जब एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाता है, नहीं, इसको 24,000 से 26,000 साल लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं होता है। मैं डिस्कस करूंगा आगे क्लाइमेट चेंज में, अभी बस इतना ही जानो आप कि ये जो टिल्ट है ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे आ जाता है। तो ये जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है, 23.5 डिग्री का ये जो टिल्ट है, ये क्या है? ऐसे यहां पर 22.1 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री तक जा सकता है, और एट प्रेजेंट ये कितना है? 23.5 डिग्री है। अभी इसकी पोजीशन क्या है? 23.5 डिग्री है। एंड वन मोर थिंग, जो आपका पोल स्टार है, वो पोल स्टार हमेशा क्या होता है? इसके एकदम वर्टिकली अबव होता है, ठीक है। कहते हैं ना ध्रुव तारा निश्चित है, वो जो ध्रुव तारा है वो यहीं इसके वर्टिकली अबव होता है। और ये जो एक्सिस है, इसका जो नॉर्थ पोल है
वो नॉर्थ किस, एक्चुअली जो ट्रू नॉर्थ होता है वो ट्रू नॉर्थ यही होता है। पुराने समय में क्या होते थे कि जो नाव लेके जो लोग निकल जाते थे तो वो क्या होते थे कि समुद्री रास्तों में खो जाते थे। तो जब वो समुद्री रास्तों में खो जाते थे तो डायरेक्शंस को मेजर करने के इतने सटीक उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जितने सटीक आज हैं। आज तो क्या है, आज तो जो शिप होती है उनके भीतर सब कुछ सेट होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है, साउथ ये है, आपको इतना एंगल यहाँ से लेना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ जाना है। तो वो क्या करते थे, वो रात के समय में नॉर्थ स्टार को देखते थे कि एक्चुअल में जो ट्रू नॉर्थ होता है, वास्तविकता में जो दक्षिण उत्तर दिशा होती है वो क्या होता है, नॉर्थ स्टार को होता है। तो ये जो एक्सिस है अर्थ का, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, ये जो है ये है सदर्न क्रॉस, बल्कि इसको मैं ऐसे दिखा दूं, यहां पर ये जो साउथ पोल है ये ऐसे है, तो ये एक क्रॉस है और इसको बोलते हैं सदर्न क्रॉस। डू यू नो व्हाट इज दिस सदर्न क्रॉस? आप जानते हैं ये क्या है? ये जो सदर्न क्रॉस है, ये सदर्न क्रॉस एक कॉन्स्टिलेशन है। इट इज वन ऑफ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है हिंदी में नक्षत्र, और नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का समूह। कमल एक बार मेरे पास बता देना आप, ठीक है? आपकी जो आईडी हो ना वो मेरे पास शेयर कर देना आप, ठीक है? जिस ईमेल आईडी से आपने कोर्स परचेज किया हो तो मैं करवा दूंगा चेंज आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ओके, हेलो हिमाचल क्वीन, हाय, इज इट क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? टेल मी, बताओ मुझे। तो यहां पर क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये एक्चुअल में जो अर्थ का टिल्ट है वो है, और इस वजह से ये लोकेशन ऐसे है। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई सवाल है, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो पहले तो। और एक बार ना यार रिप्लाई कर दो, थोड़ा सा लाइव क्लास है तो एटलीस्ट लाइव लगनी चाहिए कि आप लोग सुन पा रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग चीजों को जान पा रहे हो। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, पूछ लो। मेरी टेलीग्राम आईडी है कमल, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, वहां मेरे को बता देना आप एक बार, ठीक है? वहां पे शेयर कर देना मेरे साथ, ठीक है? हाँ भाई, बाकी लोग बताओ एक बार। ओके सबनम, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है? मूव करें, चलो अब समझो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कि जब हम कहते हैं कि जो सन की पोजीशन है, कि जो एपरेंट मूवमेंट होता है सन का, वो एपरेंट मूवमेंट यहां से यहां तक ही रहता है, ठीक है? कि यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, यहां पर सनरेज वर्टिकल गिरती हैं, 23.5 डिग्री साउथ है, यहां पर सनरेज वर्टिकल गिरती हैं। उसके बाद जो सनरेज होती हैं वो टिल्ट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, और उसके बाद वो जो सनरेज हैं जब वो टिल्ट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो इसीलिए जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना आप। देखो, मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये हमारा ग्लोब है, यहां पर क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यहां पर क्या है, कौन सा लैटिट्यूड है, ये जो है ये 23.5 डिग्री साउथ है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये क्या है, इक्वेटर है। मैंने कहा कि अगर हम एक छोटी सी कहानी समझें, अगर हम एक छोटी सी बात देखें, तो सन की जो पोजीशन है
उस सन की पोजीशन यहां से यहां तक रहती है। सन की जो पोजीशन है वो सन की पोजीशन यहां से यहां तक रहती है। ये जो पोजीशन होती है ये एपरेंट पोजीशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट पोजीशन? एपरेंट पोजीशन का मतलब होता है कि एक्चुअल में हम देखते हैं कि सन स्टैटिक है और अर्थ क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसको परिक्रमण कहते हैं, कि सन एक जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। बट यहां पर कहानी क्या है कि फॉर एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर मैं हूं। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर आप हैं। जो अर्थ पे जो लोग हैं उनको क्या महसूस होता है? दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन ईस्ट में राइज हुआ, एंड सन राइज में ईस्ट में राइज होके एंड देन ओवरहेड आया, और फिर सन कहां पर सेट हो गया? वेस्ट में। भाई ऑब्जर्वर को तो ऐसा ही लगता है। बचपन में हम छोटे छोटे थे तब से हमें एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। बट बाद में जब हम बड़े होते हैं तो पता चलता है सूर्य उदय और अस्त नहीं होता है, सूर्य तो स्थिर है। अगर सन की पोजीशन ये है तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो सनरेज हैं वो वर्टिकल होंगी, यहां पर जो सनरेज हैं वो वर्टिकल होंगी। ये वर्टिकल होती हैं 21 ऑफ द जून को, यहां पर वर्टिकल होती हैं 22 ऑफ द दिसंबर को। और साल में 2 बार ये जो रिवोल्यूशन होता है ये 365 दिन का है, तो साल में 2 बार जो सनरेज होंगी वो 0 डिग्री इक्वेटर पे आएंगी। तो साल में 2 बार आएंगी तो वो क्या होंगी? 21 मार्च होगा, और 21 मार्च के साथ साथ क्या होगा? 23 सितंबर होगा। आपने कहा ठीक है। अब समझना बात को कि अगर हम यहां पर ये कहते हैं कि जो सनरेज हैं वो यहां तक वर्टिकल हैं, यहां तक परपेंडिकुलर आती हैं, तो इससे ऊपर सनरेज स्लेंट हो जाएंगी, और इससे ऊपर सनरेज स्लेंट हो जाएंगी तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है किसी स्थान का, किसी जगह का तापमान घटता है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर प्रेशर के साथ रिलेट होता है, टेम्परेचर के साथ रेनफॉल रिलेट करता है। यानी कि बेसिकली अगर हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल देखते हैं तो अभी हम कहते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड पैटर्न है, उसी की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट होता है, जो वेदर होता है, वो डिसाइड होता है। तो अगर हम कहते हैं कि इससे ऊपर टेम्परेचर घटता चला गया, इससे नीचे टेम्परेचर घटता चला गया, तो एक बात पूछूं मैं आपसे कि मुझे एक बात बताओ कि ये मैंने मान लिया कि ये जो लैटिट्यूड है ये 15 डिग्री साउथ है, और मैंने कहा ये जो लैटिट्यूड है ये 72 डिग्री साउथ है, 72 डिग्री साउथ है। तो वेदर जो होगा, मौसम जो होगा, वो आप बता सकते हो यहां कैसा होगा और यहां कैसा होगा या नहीं? जस्ट सिंपल सी बात है। एक मुझे बता सकते हो कि जो वेदर होगा, जो मौसम होगा, वो यहां पर कैसा होगा, और वेदर और जो क्लाइमेट होगा वो यहां पर कैसा होगा। बेसिकली दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। वेदर क्या होता है? वेदर किसी एक दिन का जो मौसम होता है उसको वेदर कह देते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या होता है? लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। बताओ। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि यहां पर तो रेनफॉल ज्यादा होगा, यहां पर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पर तो बारिश भी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम होगा, यहां पर बारिश कम होगी। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमें किस बारे में बताते हैं? लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स हमें किस बारे में बताते हैं? अबाउट वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? कि किस अक्षांश जो होते हैं वो हमें किसी विशेष स्थान के मौसम के बारे में बताते हैं। अक्षांश जो होते हैं वो हमें किसी विशेष स्थान के मौसम के बारे में बताते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि लैटिट्यूड्स आपको समझ आ गया होगा।
लैटिट्यूड्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है अक्षांशों के बारे में, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो तुम। किसी का कोई भी सवाल है, किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो, इसकी एक इमेज दिखा दूं, इंटरनेट पे इमेज अवेलेबल है। क्या इमेज है? दैट इज देखो, ये दिख रहा है आपको? देखो, तो ये क्या हो गया? ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। ये क्या हो गए? ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। देख लो आराम से, ठीक है। और कोई अच्छा सा इमेज होता है तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। दिख रहा है आपको? लॉन्जिट्यूड भूल जाओ अभी से, प्राइम मेरिडियन मैंने पढ़ाया नहीं है, प्राइम मेरिडियन पे ध्यान मत दो। जस्ट ये देखो, अच्छा डायग्राम है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है इक्वेटर आपका, ये इक्वेटर, और ये इक्वेटर अर्थ टिल्टेड है ना, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है और अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। और इसको एक पॉइंट और लिख लो कि ये जो इक्वेटर है ये क्या है? ये ग्रेट सर्कल भी है, इट इज ऑल्सो ए ग्रेट सर्कल। आपने कहा ठीक है, ये महान भी है, और अगर ये ग्रेट सर्कल है, ये महान वृत्त है, तो इसी में एक चीज लिख लो कि ये जो ग्रेट सर्कल है, ये जो ग्रेट सर्कल है, इट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ, इट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। यह हमेशा पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। जो ग्रेट सर्कल होगा, कहीं भी होगा ग्रेट सर्कल, उस ग्रेट सर्कल के बारे में याद रखो, इट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। वो स्टेटमेंट दे देगा आपसे, वो स्टेटमेंट लिख के दे देगा दैट ग्रेट सर्कल ऑलवेज passes through center of the earth, center of the earth। ये एक स्टेटमेंट लिख के दे दी, और एक स्टेटमेंट उसने लिख के दे दी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्रेट सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? स्टेटमेंट नंबर 1 राइट होगी। अगर ग्रेट सर्कल बन गया तो सेंटर ऑफ अर्थ से पास होगा। कमल, एक बार आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मेरे को बता दो, और तो मैं क्या समाधान करूं, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपका इश्यू सॉल्व। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो ये क्या है? ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो आप ये समझो कि ये ऐसे पास हो रहा है, तो देन इट इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्लियर होगी बात? और उससे ऊपर जब हम चलते गए तो ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। अब ये जो 90 डिग्री है ये नॉर्थ पोल आ जाता है। इसी तरह नीचे 90 डिग्री साउथ होगा, वो साउथ पोल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए? देखो, जीरो डिग्री, 1 डिग्री, चलते चलते एक लाइन है यहाँ पे 89 डिग्री, और यहाँ पर है 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह यहाँ पर चलते चलते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पर है 90 डिग्री साउथ। अब मुझे बताओ दैट टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन्स, what are the total number of latitudinal lines?
कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो कितनी है। जस्ट एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टेटमेंट पूछी मैंने आपसे। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि इसमें बड़ी वो होती है कि कहीं आपको किताब में 179 मिलेगा, कहीं आपको 180 मिलेगा, कहीं 181 मिलेगा। तो मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं कि आप 1 डिग्री से चल रहे हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 89 डिग्री तक आ गए। तो 89 नॉर्थ में, ठीक है। इसी तरह आप 1 डिग्री से चल रहे हैं और यहां पर एक 89 होगा, एक जो लैटिट्यूड होगा यहाँ पे, ये लेट अस सपोज 89 डिग्री है। 89 साउथ में हो गए, सदर्न हेमिस्फीयर में हो गए। 0 डिग्री से ऊपर नदन, 0 डिग्री से नीचे सदर्न। और एक क्या हो गया, एक 0 डिग्री इक्वेटर, ये भी तो लैटिट्यूड है। तो 0 डिग्री की लाइन को कंसिडर करेंगे ना या नहीं करेंगे? 0 डिग्री की लाइन को कंसिडर करेंगे। लैटिट्यूडनल लाइन तो ये भी है, 1 से 89, 1 से 89 और 1, 9 9 18, 18 और 1 19 कैरी 1, 8 8 16, 16 और 1 17, 179। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो 179 होती है। यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, यहां पर 90 डिग्री साउथ पोल है। तो ये लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस नहीं। समझ आई बात? इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा कि जो लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड्स आपको समझ आगे कि नहीं आगे, कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स कैसे हम मेजर करते हैं, लैटिट्यूड्स का क्या यूज होता है, कौन कौन से लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट हैं और लैटिट्यूड से किस किस तरीके के कौन कौन से वो सवाल पूछ सकता है और क्या क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लैटिट्यूड में बनते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बता दो एक बार।